ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे आइकॉनिक, सबसे मशहूर इमारतों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, ताजमहल। लेकिन देखिए, आज हम सिर्फ इसकी बाहरी खूबसूरती की तारीफ करके नहीं रुकेंगे। हम इस शाश्वत संगमरमर की वास्तुकला, इसकी शुरुआत और उन बुनियादी चीजों की तह तक जाएंगे जिन्होंने इसे असल में मुमकिन बनाया। आज हमारा मकसद है उन बारीकियों को समझना जो इस ऐतिहासिक चमत्कार के पीछे छिपी हैं। एक ऐसा ढांचा जो सदियों से सीना ताने खड़ा है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। आज के हमारे इस सफर का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शोक से जन्मे इस स्मारक की, फिर इसकी समय सीमा और उस भव्य टीम की, बेहतरीन सामग्री कहाँ से आई, समरूपता और वास्तुकला में महारत, संगमरमर के चमत्कार की इंजीनियरिंग और अंत में ताजमहल के कुछ दिलचस्प रहस्य। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खंड 1, शोक से जन्मा एक स्मारक, यानी ताजमहल की भावनात्मक नींव। असल में यहाँ किसी भी ईंट या पत्थर को रखने से बहुत पहले इस पूरी परियोजना की नींव एक बेहद गहरे और व्यक्तिगत दुख पर रखी गई थी। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। बात है साल 1631 की। इसी साल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हो गया था। इस अथाह दुख ने एक ऐसी प्रेरणा को जन्म दिया जिसने, सच कहूं तो, इतिहास की दिशा ही बदल दी। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में एक ऐसा भव्य मकबरा बनाने की ठानी जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के पीछे का जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था ना, वो था शुद्ध शोक। बस यहीं से इस महान गाथा की असल शुरुआत होती है। अब जब हम इसके पीछे के जज्बात समझ चुके हैं, तो चलिए जरा गियर बदलते हैं। खंड 2, समय सीमा और एक भव्य टीम। जरा 17वीं सदी के आगरा की कल्पना कीजिए। यमुना नदी के किनारे का वो एकदम शांत सा हिस्सा अचानक एक बहुत बड़े व्यस्त निर्माण स्थल में तब्दील हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। 1631 में मुमताज महल के गुजरने के ठीक बाद 1632 में ही निर्माण कार्य शुरू हो गया था। लेकिन जरा इस अंतिम तारीख पर गौर कीजिएगा, 1653। इसका मतलब है कि इस मकबरे को पूरा होने में लगभग 20 से 22 साल का एक बहुत लंबा अरसा लगा। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये पूरे 2 दशकों की अथक मेहनत, बेइंतहा धैर्य और निरंतरता का नतीजा था। इतने लंबे समय तक काम चलना ही अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल, कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। और उस विशालता का अंदाजा लगाने के लिए इस 20,000 के नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मजदूरों और कारीगरों की संख्या है जिन्होंने इस स्मारक को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया। जरा सोचिए, इतने सारे लोगों को एक ही प्रोजेक्ट पर, एक ही लक्ष्य के लिए लगातार 20 सालों तक काम करते हुए देखना, ये आज के समय में भी एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक चमत्कार लगता है ना? लेकिन बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है। ये 20,000 लोग कोई साधारण मजदूर नहीं थे। शाहजहां को हर चीज में परफेक्शन चाहिए था, इसलिए उन्होंने बाकायदा एक इंटरनेशनल ड्रीम टीम तैयार की। मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनके कंधों पर इस पूरी इमारत के डिजाइन की जिम्मेदारी थी। और उनके साथ काम करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि फारस और तुर्की जैसे दूर दराज के इलाकों से भी सर्वश्रेष्ठ कारीगर बुलाए गए थे। दुनिया भर की कलाओं और अलग अलग तकनीकों का ये जो संगम हुआ ना, उसी ने ताजमहल को इतना बेजोड़ बना दिया। जाहिर है, इतनी बड़ी और शानदार टीम के पास काम करने के लिए सामग्री भी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए, जो हमें लाता है हमारे तीसरे खंड पर, बेहतरीन सामग्रियों की खोज। इस लेवल के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ आसपास के पत्थरों से तो काम नहीं चलने वाला था। इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर से खास सामग्री ढूंढना और उसे आगरा तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती थी। तो इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन अलग अलग तरह के पत्थरों को एक साथ लाया कैसे गया। वो जो एकदम चमकदार सफेद संगमरमर है ना, वो राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। लेकिन रुकिए, पूरी इमारत सिर्फ सफेद नहीं है, इसमें लाल बलुआ पत्थर का भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही पन्ना, नीलम और हीरे जैसे कीमती पत्थरों को दुनिया के अलग अलग कोनों से खोज कर लाया गया था। इन बिल्कुल अलग अलग तरह के पत्थरों को जिस तरह से मिलाया गया है, वही ताजमहल को देखने का अनुभव इतना शक्तिशाली बनाता है। और उन कीमती पत्थरों को ऐसे ही नहीं चिपका दिया गया था, उनका इस्तेमाल एक बेहद खास तकनीक से किया गया, जिसे इनले वर्क या जड़ाऊ काम कहते हैं।
ये एक इतनी बारीक तकनीक है जहां पन्ना और नीलम जैसे रंगीन पत्थरों को बड़ी ही सावधानी से तराश कर सफेद संगमरमर के अंदर जड़ा जाता है। इसी कारीगरी की वजह से वो जो सादा सफेद संगमरमर है ना, वो एकदम जीवंत हो उठता है। ऐसा लगता है मानो पत्थर पर सचमुच के फूल खिल रहे हों। ये कारीगरी का एक ऐसा लेवल है जो आज भी देखने वालों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देता है। चलिए सामग्री और कारीगरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बेहद सख्त वास्तुकला के दर्शन को समझते हैं जिसने इस पूरे ढांचे को कंट्रोल किया। खंड 4, समरूपता और वास्तुकला में महारत। देखिए, ताजमहल सिर्फ सुंदर पत्थरों का कोई ढेर नहीं है। ये एक अत्यधिक नियंत्रित, बेहद सधी हुई गणितीय और ज्योमेट्रिक योजना का नतीजा है। और उस मास्टर प्लान के बिल्कुल बीचों बीच जो कॉन्सेप्ट है वो है पूर्ण समरूपता, यानी एब्सोल्यूट सिमेट्री, एकदम परफेक्ट संतुलन। ये ताजमहल की वास्तुकला का सबसे बड़ा गणितीय रहस्य है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप इस पूरे स्मारक को बीच से आधा कर दें तो दोनों हिस्से एक दूसरे के बिल्कुल सटीक मिरर इमेज होंगे। आर्किटेक्चर में इस लेवल का परफेक्शन हासिल करना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके हर एक कोण, हर एक मेहराब और यहाँ तक कि हर एक पत्थर को इसी दर्शन के तहत बहुत बारीकी से मापा और रखा गया था। समरूपता के इस शानदार सिद्धांत को असलियत में कैसे उतारा गया, वो इन खास हिस्सों में साफ देखा जा सकता है। वो बीच का विशाल गुंबद पूरे ढांचे को एक सेंटर पॉइंट देता है और उसके चारों ओर जो 4 मीनारें खड़ी हैं ना, वो उस संतुलन को और भी गहरा कर देती हैं। सामने फैला मुगल गार्डन, वो बहते हुए फव्वारे और ठीक बीच में मौजूद रिफ्लेक्टिंग पूल, ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस बनाती हैं जिसमें जरा सी भी चूक नहीं है। रिफ्लेक्टिंग पूल के पानी में ताजमहल का वो सीधा अक्स इसी सिमेट्रिकल डिजाइन का एक हिस्सा है जो इमारत की भव्यता को सचमुच दुगना कर देता है। लेकिन देखिए, कागज पर डिजाइन बनाना एक बात है और उसे असल जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग कहानी है। हमारा 5वां खंड इसी के बारे में है, संगमरमर के चमत्कार की इंजीनियरिंग। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम 17वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस वक्त कोई मॉडर्न क्रेन नहीं थी, बिजली से चलने वाली कोई भारी मशीनरी नहीं थी। तो फिर ये पहाड़ जैसा काम आखिर पूरा कैसे हुआ? उस क्रूर लेकिन कमाल की इंजीनियरिंग के 3 सबसे अहम कदम थे। पहला, टनों भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से खींचकर लाने के लिए जानवरों की ताकत यानी हाथियों और बैलगाड़ियों की पूरी फौज लगा दी गई। दूसरा, उन गुंबदों और मीनारों की उस चकरा देने वाली ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लकड़ी के विशाल और बेहद कॉम्प्लेक्स मचान बनाए गए। और तीसरा, उन भारी भरकम पत्थरों को उतनी ऊंचाई तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मिट्टी और ईंटों का एक बहुत ही लंबा ढलान, जिसे हम रैंप सिस्टम कहते हैं, वो तैयार किया गया। ताजमहल का डिजाइन भले ही देखने में बेहद नाजुक और मोतियों सा लगता हो, लेकिन सच तो ये है कि इसे बनाने के लिए जो शारीरिक श्रम और भारी इंजीनियरिंग लगी ना, वो बेहद कठोर और थका देने वाली थी। इस भारी भरकम इंजीनियरिंग के शोर से निकलकर चलिए अब ढांचे के कुछ ऐसे पहलुओं पर नजर डालते हैं जो अक्सर पहली नज़र में हमसे छूट जाते हैं। खंड 6, ताजमहल के रहस्य। इमारत के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसमें कुछ ऐसे छिपे हुए लगभग जादुई विवरण छोड़ दिए गए जो इस पूरी वास्तुकला को और भी ज्यादा रहस्यमयी और खास बनाते हैं। यहाँ कुछ बेहद आकर्षक तथ्य हैं जो सचमुच दिमाग घुमा देते हैं। पहली बात तो ये कि ताजमहल का रंग दिन के समय के साथ बदलता है। सुबह के वक्त ये हल्का गुलाबी दिखता है, दिन की तेज धूप में एकदम चमकता हुआ सफ़ेद, और जैसे जैसे शाम ढलती है ये सुनहरा हो जाता है। ये संगमरमर और रोशनी का एक अद्भुत खेल है। लेकिन तो सबसे अहम बात यह है कि वो जो चारों मीनारें हैं ना, उनका डिज़ाइन एकदम सीधा नहीं है। जी हाँ, वे हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आए तो ये विशाल मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को खरोंच तक न आए। 17वीं सदी में भूकंप रोधी तकनीक का क्या शानदार उदाहरण है। इसके अलावा अंदरूनी हिस्सों में कुरान की आयतों को इतनी खूबसूरती और गणितीय सटीकता से उकेरा गया है कि नीचे से देखने पर भी सारे अक्षर बिल्कुल एक ही आकार के दिखाई देते हैं। है ना कमाल? और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ताजमहल इतिहास का सबसे महान प्रेम पत्र है या फिर इसकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि?
आज के इस विश्लेषण से हमने देखा कि इसकी जड़ें भले ही एक गहरे व्यक्तिगत शोक और अथाह प्रेम में रची बसी हों, लेकिन इसे असलियत में ढालने के लिए 20,000 लोगों की खून पसीने की मेहनत, दुनिया भर की सामग्रियां और एक ऐसी चतुर वास्तुकला की जरूरत थी जो आज भी विज्ञान और कला का एक बेजोड़ संगम है। शायद इसका असली जवाब इन दोनों का एकदम सही संतुलन है, बिल्कुल इसकी अपनी वास्तुकला की तरह। तो इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।